नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में भी हम जीके के उन क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे जो आपसे लोक सेवा आयोग के पेपरों में पिछले वर्षों में पूछे गए थे। ये हमारा इस सीरीज की तीसरी क्लास होगी। अगर आपने इससे पहले के प्रश्नों को नहीं देखा है, आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इसमें हम प्रीवियस ईयर के यूकेपीएससी के क्वेश्चन आंसर को ही नहीं करते, बल्कि उनसे रिलेटेड जितने आपके फैक्ट होते हैं, कॉन्सेप्ट होते हैं, उनको भी यहीं पे कवर करते हुए चलते हैं, जिससे आपकी साथ साथ में रिवीजन भी यहाँ पे हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, 2001 से 2011 के मध्य भारत में निम्नलिखित प्रदेशों में से किस प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई थी। सिंपल सा क्वेश्चन ये पूछा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर किस राज्य की थी। सही आंसर है आपका ऑप्शन ए, नागालैंड। नागालैंड की जो जनसंख्या वृद्धि दर थी 2011 के अनुसार ये सबसे कम थी। अगर पूछेगा सबसे ज्यादा किसकी थी, तो सबसे ज्यादा मेघालय की थी। इसे भी आपने याद करना है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, हिमालय की निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से पीर पंजाल श्रेणी किस मुख्य श्रेणी में स्थित है। तो देखिए, जो पीर पंजाल श्रेणी है ये हिमालय की कौन सी श्रेणी में आती है। लघु हिमालय में, ट्रांस हिमालय में, महान हिमालय में, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। जो पीर पंजाल श्रेणी है आपकी, ये आपके जम्मू कश्मीर में है और ये आपके लघु हिमालय के अंतर्गत आती है। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। देखिए, जो उत्तर का पर्वतीय इलाका है, जो पूरा पर्वतीय क्षेत्र है उत्तर भारत का, उसे 4 इंपॉर्टेंट पर्वत श्रेणियों में बांटा गया है। लघु हिमालय, ट्रांस हिमालय, महान हिमालय और शिवालिक हिमालय। इन्हीं में अलग अलग श्रेणियां, पर्वत श्रेणियां आपकी पाई जाती हैं। प्रमुख वाली जैसी पीर पंजाल श्रेणी, ये किसके अंतर्गत है, ये आपके लघु हिमालय में पड़ती है। इसके अलावा एक और है धौलाधार श्रेणी। धौलाधार श्रेणी ये कहाँ है, ये भी लघु हिमालय में पड़ती है। ये हिमाचल प्रदेश के अंदर है। उत्तराखंड में जैसे मसूरी हो गया, ये भी आपके लघु हिमालय में पड़ता है। नेपाल के अंदर एक श्रेणी है जिसका नाम है महाभारत श्रेणी, ये नेपाल में है। ये भी लघु हिमालय श्रेणी के अंतर्गत पड़ती है। तो इसे आपने याद करना है, ठीक है। अगर हम लघु हिमालय से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करते हैं, जैसे मान लीजिए यहां पर आपका लघु हिमालय स्थित है। लघु हिमालय को लेकर के आपसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। लघु हिमालय के उत्तर में आपका महान हिमालय है और इसके दक्षिण में आपका शिवालिक हिमालय है, ठीक है। ये हो गया। क्वेश्चन बनता है महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच में कौन स्थित है। तो ये दोनों एक दूसरे से किस रेखा के माध्यम से अलग होते हैं, किस क्षेत्र के माध्यम से अलग होते हैं। तो लघु हिमालय और महान हिमालय इन दोनों के बीच में है MCT, मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा ये एक दूसरे से अलग होते हैं। इसी प्रकार लघु हिमालय और शिवालिक के बीच में MBF आता है, मेन बाउंड्री फॉल्ट। तो इसे भी आपने याद करना है। C ऊपर आता है, B इसके नीचे आता है, ठीक है। यहां से क्वेश्चन बन जाते हैं। अगर हम बात करें अन्य हिमालयी क्षेत्रों के बारे में, जिस प्रकार हमने बात करी लघु हिमालय की, ट्रांस हिमालय के बारे में बात करते हैं। ट्रांस हिमालय को तिब्बती हिमालय या टेथिस हिमालय भी कहते हैं, क्योंकि जो ये ट्रांस हिमालय है इसका ज्यादातर जो भाग पड़ता है वो तिब्बत में पड़ता है। और इसी जो ये ट्रांस हिमालय है, इसके अंदर भी कुछ इंपॉर्टेंट पर्वत श्रेणियां हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है काराकोरम पर्वत श्रेणी। क्वेश्चन बनेगा काराकोरम पर, जैसे पूछा गया ना यहां पर पीर पंजाल किस में है, आप बताएं लघु हिमालय में। ऐसे ही क्वेश्चन बनेगा काराकोरम पर्वत श्रेणी किस में है, तो ये आपके ट्रांस हिमालय में पड़ती है, ठीक है। और इसी काराकोरम श्रेणी की जो K2 चोटी है, जिसे गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं, भारत की सर्वोच्च चोटी है। इसे भी आपने याद करना है, ठीक है। जो ये काराकोरम श्रेणी है जो ट्रांस हिमालय में पड़ती है, इसी श्रेणी को उच्च एशिया की रीढ़ बोला जाता है। क्वेश्चन बनता है उच्च एशिया की रीढ़ किस पर्वत श्रेणी को कहते हैं। काराकोरम पर्वत श्रेणी किस में आती है, ट्रांस हिमालय में आती है, ठीक है। इसके अलावा इसी क्षेत्र में आपकी लद्दाख श्रेणी, जैस्कर श्रेणी, कैलाश श्रेणी सब इसी के अंतर्गत आते हैं, ट्रांस हिमालय में, ठीक है। महान हिमालय की बात करते हैं। महान हिमालय को वृहद हिमालय, आंतरिक हिमालय, हिमाद्री भी इसको बोला जाता है। और इसी महान हिमालय में आती है दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट।
क्वेश्चन बनेगा माउंट एवरेस्ट किस में है, वो महान हिमालय में आती है। ठीक है, इसे आपने याद करना है। शिवालिक की बात करते हैं तो ये शिवालिक को बाही हिमालय भी बोला जाता है, हिमालय का सबसे नवीन भाग है। उप हिमालय भी इसी को बोला जाता है। ठीक है, इस और जो ये शिवालिक है, इसी शिवालिक को जम्मू कश्मीर के अंदर जम्मू पहाड़ियां बोला जाता है। अरुणाचल में शिवालिक को डाफला भी बोला जाता है। इसके अलावा मिरी, अबोर, मिशमी पहाड़ियों के नाम से भी शिवालिक पहाड़ियों को जाना जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन चारों हिमालयों को लेकर के नोट करते हुए जरूर चलें। ये सारे क्वेश्चन आपसे अलग अलग पेपरों में पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित दर्रों में से कौन दर्रा अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है? तो इनमें से कौन सा दर्रा है जो अरुणाचल को तिब्बत के साथ जोड़ता है? देखिए, बुजिल दर्रा आपके जम्मू कश्मीर में है, तो ये तो आंसर होगा नहीं। बनिहाल दर्रा ये भी जम्मू कश्मीर में है। चांगला आपके लद्दाख में है। बोमड़िला दर्रा आपके अरुणाचल प्रदेश में है और यही इसका सही उत्तर है। बोमड़िला जो दर्रा है ये आपकी जो अरुणाचल प्रदेश में आती है, तवांग घाटी। ठीक है, तवांग कहाँ है? अरुणाचल में है। तो अरुणाचल के तवांग को तिब्बत की जो राजधानी है लहसा, इसके साथ जोड़ता है बोमड़िला दर्रा। क्वेश्चन बनता है, अरुणाचल को तिब्बत की राजधानी से कौन सा दर्रा जोड़ता है? बोमड़िला दर्रा। कई बार ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेता है, बोमड़िला दर्रा किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, इसको याद करेंगे। बुजिल दर्रे की बात करें तो बुजिल दर्रा जैसे हमने बोला ये आपके जम्मू कश्मीर में है। ये दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ने का काम करता है। ठीक है, ये दर्रा किसको जोड़ता है? श्रीनगर और लेहकुन, ये गिलगित को जोड़ता है। ठीक है, श्रीनगर और गिलगित को ये दर्रा आपस में जोड़ता है, बुजिल दर्रा। बनिहाल दर्रे की बात करें तो ये भी आपके जम्मू कश्मीर में है। पीर पंजाल श्रेणी में ये पड़ता है और ये जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है बनिहाल दर्रा। और जो जवाहर सुरंग है वो भी इसी दर्रे में स्थित है। चांगला दर्रे की बात करें तो चांगला दर्रा आपके लद्दाख में पड़ता है। ठीक है, कहां है ये? लद्दाख में। ये लद्दाख को जोड़ता है तिब्बत के साथ, इसे भी याद करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन बन जाएगा। एक और इंपॉर्टेंट दर्रा है लद्दाख का, काराकोरम दर्रा। काराकोरम दर्रा कहां है? ये लद्दाख में है और इस दर्रे को भारत का सबसे ऊंचा दर्रा माना जाता है। सीधा क्वेश्चन बनता है, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? काराकोरम दर्रा। कहां पड़ता है? आपके लद्दाख में पड़ता है, इसे भी याद करेंगे। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट दर्रे और हैं भारत के जिनको लेकर के क्वेश्चन आपसे लगातार पूछे जाते हैं, जल्दी से उनको रिवाइज कर लेते हैं। एक दर्रा है जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा जो है ये जोड़ता है श्रीनगर और लेह को। ठीक है, जैसे हमने बात करी ना बुजिल दर्रा, ये जोड़ता है आपके श्रीनगर और गिलगित को, उसी प्रकार जोजिला दर्रा आपके श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। ये दर्रा आपके लद्दाख में पड़ता है। ठीक है, एक और है आपका शिपकिला दर्रा। शिपकिला दर्रा आपके हिमाचल प्रदेश में है। जो सतलज नदी है इसी दर्रे से होकर भारत में एंटर करती है। नाथुला दर्रा आपके सिक्किम में है। उत्तराखंड के फेमस दर्रे जैसे माणा, नीति, लिपुलेख, ये सारे दर्रे उत्तराखंड में हैं। दो तीन इंपॉर्टेंट दर्रे आपके जो मध्य भारत में पड़ते हैं और दक्षिण भारत में पड़ते हैं, जिनको घाट भी बोला जाता है। जैसे आपसे पूछा जाता है थाल घाट, ये कहां है? थाल घाट आपके महाराष्ट्र में है। ये मुंबई और नासिक को जोड़ता है। इसी से मिलता जुलता नाम है भोर घाट, ये भी आपके महाराष्ट्र में है। ये मुंबई को पुणे से जोड़ता है। और एक है आपका पाल घाट। पाल घाट दर्रा आपका केरल में पड़ता है। ये केरल को, जो केरल के अंदर नीलगिरी है और अन्नामलाई की पहाड़ियां हैं, उन दोनों के आपस में ये जोड़ता है। ठीक है, पाल घाट दर्रा। एक दर्रा और है दक्षिण भारत का जो काफी इंपॉर्टेंट है, शेनकोटा दर्रा। शेनकोटा दर्रा जो है आपका ये केरल और तमिलनाडु को आपस में जोड़ता है। ठीक है, केरल में स्थित है, केरल और तमिलनाडु को आपस में जोड़ता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट दर्रे और कुछ इंपॉर्टेंट जो हमारी पर्वत श्रेणियां थी उनकी हमने डिटेल एक्सप्लेनेशन देखी। तो ज्योग्राफी के दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके यहीं पर कवर हो गए। नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित राज्यों में से सर्वाधिक कोयले के भंडार कहां पाए जाते हैं?
देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, जब भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। यहां पर भंडार पूछा है, दो चीजें होती हैं, एक भंडार होता है, एक उत्पादकता होती है, ठीक है। तो यहां पर भंडार के मामले में पूछा है कि भारत में कोयले का सबसे ज्यादा भंडार कौन से राज्य में है। तो भंडार आपसे जब भी पूछा जाएगा कोयले का, झारखंड नंबर 1 पर होगा, इसे आपने याद करना है, ठीक है। उत्पादकता की बात करते हैं तो काफी समय तक उत्पादन में, कोयला उत्पादन में नंबर 1 पे उड़ीसा था, लेकिन जो लेटेस्ट डाटा आया उसके अनुसार छत्तीसगढ़ उत्पादक में पहले नंबर पर है और उड़ीसा आपका नीचे आ गया, ठीक है। लेकिन भंडार अगर पूछेगा, कभी भी पूछेगा, तो आप बताएंगे झारखंड। झारखंड में सबसे ज्यादा भंडार हैं कोयला के। उत्पादन की बात करें तो वर्तमान में अभी कौन है, छत्तीसगढ़ पहले पे है और उसके बाद झारखंड है, तीसरे नंबर पे चला गया उड़ीसा, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से पंचमढ़ी हिल स्टेशन किस में स्थित है। तो आज की वीडियो में आपको भूगोल से ज्यादा क्वेश्चन यहां पर देखने को मिलेंगे। जैसे कल हमने वर्ल्ड हिस्ट्री के ज्यादा क्वेश्चन देखे, आज आपको ज्योग्राफी के ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ। तो जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में कहा था, ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं, इनकी एक्सप्लेनेशन को नोट करते हुए जरूर चलें, क्योंकि कई सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको नॉर्मल बुक्स में नहीं मिलते हैं। चलिए, तो इनमें से आपने बताना है जो पंचमढ़ी हिल स्टेशन है कौन सी पर्वत श्रेणी में पड़ता है। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है पंचमढ़ी हिल स्टेशन है कहां। तो यह आपके मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन पंचमढ़ी हिल स्टेशन को माना जाता है, ठीक है। और यह आपके सतपुड़ा की पहाड़ियों के मध्य में स्थित है, ठीक है, ऑप्शन बी। निम्नलिखित द्वीपों में से किसको जापान की चावल की कटोरी के नाम से जाना जाता है। तो यह क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया था। जापान की चावल की कटोरी ये बोला जाता है आपके होन्शु द्वीप को। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। जो जापान है कई सारे छोटे छोटे द्वीपों का एक समूह है। इन सारे द्वीपों में जापान के केवल 4 द्वीप काफी फेमस हैं, ठीक है, 4 काफी ज्यादा प्रमुख हैं। इन 4 द्वीपों में एक है आपका होन्शु द्वीप, इसके अलावा एक है आपका कुइशो द्वीप, एक है आपका शिकोकु द्वीप और एक है आपका होकाइडो द्वीप। ये 4 द्वीप काफी ज्यादा फेमस हैं, काफी ज्यादा प्रमुख हैं और इन चारों में भी सबसे ज्यादा प्रमुख कौन है, होन्शु द्वीप, ठीक है। जापान का जो प्रमुख औद्योगिक द्वीप है वो भी होन्शु द्वीप है और इसे ही चावल की कटोरी भी बोला जाता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की कृषि की प्रमुख विशेषता है। तो जो उष्ण क्षेत्र होते हैं और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होते हैं, इनमें कृषि की जाती है किस प्रकार की, गहन कृषि यहां पर की जाती है। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। निम्नलिखित मध्य रेखाओं में से ग्रीनविच माध्य रेखा कहां से लिया गया है या ग्रीनविच माध्य समय कहां से लिया गया है। ग्रीनविच माध्य समय यानी कि जो हम टाइम लेते हैं ना, जीएमटी टाइम, ये कहां से लिया गया है, कौन सी रेखा को माना गया है। देखिए, इसको समझते हुए चले। जो आपका ये ग्लोब है, इधर आपका उत्तरी ग्लोब हो गया, नॉर्थ पोल हो गया, इधर आपका दक्षिणी पोल हो गया, दक्षिणी ध्रुव हो गया। इन दोनों को जो मिलाने वाली रेखा होती है, उस रेखा को देशांतर रेखा बोला जाता है, ठीक है। जो दोनों ध्रुवों को मिलाती है, इस रेखा को क्या कहते हैं, देशांतर रेखा। एक देशांतर रेखा जो लंदन के नजदीक एक शहर है ग्रीनविच, वहां से गुजरती है और उसी रेखा को प्रधान माध्य रेखा माना जाता है और उसी रेखा से विश्व का समय लिया जाता है। वो देशांतर रेखा जो ग्रीनविच शहर से गुजरती है वो है आपकी 0 डिग्री देशांतर रेखा। इसे आपने याद करना है, ठीक है। क्वेश्चन बनता है, ग्रीनविच शहर के नजदीक से गुजरती है, इसीलिए इसे ग्रीनविच समय रेखा के नाम से भी जाना जाता है और इसी ग्रीनविच समय रेखा से पूरे विश्व का समय लिया जाता है। भारत का समय इसी ग्रीनविच समय रेखा से 5.5 घंटे अधिक है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है, संयुक्त राज्य अमेरिका के निम्नलिखित राज्यों में से कौन राज्य बसंतकालीन गेहूं की खेती के लिए फेमस है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको नॉर्मली बुक्स में नहीं मिलते हैं, तो इसीलिए आपको इनको नोट करते हुए चलना है। बसंतकालीन गेहूं की अगर हम बात करते हैं, देखिए अमेरिका में जो ऐसे इलाके होते हैं पूरी दुनिया में जहां पर ठंडियां बहुत ज्यादा पड़ती हैं, तो ऐसे समय में भी वहां पर गेहूं की फसल की जाती है। जैसे अमेरिका में की जाती है, कनाडा में की जाती है, रशिया में की जाती है, जहां पर ठंड ज्यादा पड़ती है।
क्वेश्चन बनता है, बहुत बार ये अलग अलग पेपरों में क्वेश्चन आया है कि इनमें से आपको दो देशों के नाम बना के वो ग्रुप दे देता है। जैसे यहां पर दे देगा अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और फ्रांस, कनाडा, रशिया, इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है इनमें से किन देशों में बसंतकालीन गेहूं की खेती होती है। ज्यादातर जो इस क्वेश्चन का आंसर होता है अमेरिका और कनाडा होता है। ठीक है, साथ में आपने रशिया को भी याद करना है। तो अमेरिका में यहां पर थोड़ा सा और ज्यादा डिटेल में बना दिया कि इनमें से कौन सा अमेरिकी राज्य बसंतकालीन गेहूं के लिए ज्यादा फेमस है। तो यह है आपका नेब्रास्का। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। अमेरिका सबसे ज्यादा निर्यात करता है, गेहूं निर्यात में नंबर 1 पर है और सभी जो राज्य हैं इसके गेहूं उत्पादन में टॉप पे आते हैं। ठीक है, लेकिन जो कैलिफोर्निया है, जो आपका उत्तरी डकोटा है, ये दोनों के दोनों किस्में हैं, ये आपके शीतकालीन गेहूं की फसल के लिए टॉप में आते हैं। बसंत की अगर बात करेंगे तो नेब्रास्का इसमें आता है, इसे आपने याद करना है। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किसमें पाया गया था। तो 2011 के अनुसार सबसे ज्यादा जो जनसंख्या घनत्व है ये किस राज्य का है। तो ये है आपके बिहार का। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। बिहार का जनसंख्या घनत्व 2011 में 1106 था और ये पूरे देश में सबसे ज्यादा था। ठीक है, अगर केंद्र शासित प्रदेश में पूछेगा तो केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व दिल्ली का था, जिसका जनसंख्या घनत्व लगभग 11,320 था। ठीक है, तो अगर ओवरऑल में पूछेगा तो दिल्ली टॉप करेगा, राज्यों में पूछेगा तो बिहार नंबर 1 पे होगा 1106 जनसंख्या घनत्व के साथ। ये तो हमने सबसे ज्यादा वाला देखा। सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहां था। तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश के अंदर था, केवल 17 वहां का था। ठीक है, यानी कि 1 वर्ग किलोमीटर के दायरे में वहां पर केवल 17 लोग रहते हैं, जबकि बिहार में यह आंकड़ा कितना है 1106 और दिल्ली में कितना है 11,000 के ऊपर है। तो इसे भी आपने याद करना है। ठीक है, 2011 को लेकर के कुछ इंपॉर्टेंट डाटा जल्दी से उनको देख लेते हैं, क्योंकि जनसंख्या को लेकर लगातार आपसे क्वेश्चन बनते रहते हैं। सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है भारत का। सबसे ज्यादा जनसंख्या है यूपी में। सबसे कम कहां है जनसंख्या। सबसे कम जनसंख्या सिक्किम में है। सबसे ज्यादा साक्षरता वाला राज्य, तो सबसे ज्यादा साक्षरता वाला राज्य आपका केरल है। सबसे कम साक्षर वाला राज्य आपका बिहार है। ठीक है, सबसे ज्यादा लिंग अनुपात वाला राज्य, तो सबसे ज्यादा लिंग अनुपात वाला राज्य भी केरल है और सबसे कम लिंग अनुपात में हरियाणा नंबर 1 पर है। ठीक है, सबसे ज्यादा जो जन्मदर वाले राज्य हैं टॉप के, तो उनमें आता है जन्मदर में पहले नंबर पर बिहार है और सबसे कम जन्मदर वाला राज्य आपका गोवा है। ये कुछ इंपॉर्टेंट आंकड़े जो आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में बोकारो लौह एवं इस्पात संयंत्र स्थित है। तो बोकारो इस्पात संयंत्र ये आपके झारखंड में पड़ता है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। इसे आपने याद करना है। जो आपका बोकारो इस्पात संयंत्र है ये झारखंड में है और सोवियत संघ के जो मदद से इसको लगाया गया था, तो सोवियत संघ के सहयोग से बना था बोकारो इस्पात संयंत्र। 1964 में इसे यहां पर बनाया गया था, इसे भी याद करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट इस्पात संयंत्र भारत के और हैं जिनके राज्य और किस देश की मदद से उनको लगाया गया ये आपसे पूछा जाता है। जैसे हमने देखा बोकारो झारखंड में है और किसकी मदद से लगाया, सोवियत संघ। इसी प्रकार एक छत्तीसगढ़ में है भिलाई इस्पात संयंत्र, ये आपके छत्तीसगढ़ में पड़ता है और इसे भी सोवियत संघ की मदद से लगाया गया। एक है आपका राउरकेला, राउरकेला आपके उड़ीसा में है और इसे जर्मनी की मदद से लगाया गया। एक है आपका दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, यह आपके बंगाल में पड़ता है और इसे ब्रिटेन की मदद से लगाया गया। इसे भी याद करने हैं। पिछले साल एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, सलेम इस्पात संयंत्र किस राज्य में है। तो सलेम इस्पात संयंत्र आपके तमिलनाडु में है। इसे भी याद करेंगे, क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश में तकलामाकन मरुस्थल स्थित है। तो कुछ दिन पहले जीके वाली सीरीज में भी हमने इसे कवर किया था और प्रीवियस ईयर में भी ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। जैसे मैं आपको हर बार कहता हूं, कहीं पर इसे तकलामाकन लिखा है, कहीं पर इसे टकलामाकन लिखा है, कहीं पर इसे ताकलामाकन लिखा है, तो सारे नाम एक ही हैं। ये वाला रेगिस्तान आपके चाइना में पड़ता है। ऑप्शन सी। जेनेवा निम्नलिखित में से किस देश का एक प्रसिद्ध एवं प्रमुख बंदरगाह है। तो
तो जो जेनेवा है, देखिए ये जेनेवा नहीं है, जो दूसरा वाला जेनेवा है जहां पर सारे इंपॉर्टेंट जो अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम है जिनके मुख्यालय है वो जेनेवा है, वो स्विट्जरलैंड में है। ये है जेनेवा। ये आपके कौन से देश का बंदरगाह है? तो ये है आपके इटली का। इटली का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह इसे माना जाता है। तो इन्हीं क्वेश्चन को आपने नोट करना है, क्योंकि ये आपको जनरली नॉर्मल बुक्स में नहीं मिलते हैं। ये ऐसे क्वेश्चन आपको केवल प्रीवियस ईयर में ही देखने को मिलते हैं। हांगो नदी, जिसे चीन का शोक कहा जाता है, निम्नलिखित में से किस में गिरती है? देखिए, चाइना का शोक किसको कहते हैं? चीन का शोक कहते हैं हांगो नदी को। यह नदी जो है आपकी हांगो नदी, ये पीला सागर में गिरती है, जिसे पीत सागर भी कहते हैं। ठीक है, तो येलो सी में जाकर गिरती है हांगो नदी, और इस हांगो नदी को पीली नदी के नाम से भी जाना जाता है। इसे भी आपने याद करना है। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण नदी ये चाइना की मानी जाती है, और इसी नदी को चाइना का शोक भी बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित हिमालय की घाटियों में किस में शिवकिला दर्रा स्थित है? तो शिवकिला दर्रा, जैसे हमने ऊपर बात करी, ये हिमाचल प्रदेश में है, लेकिन कई बार आपसे एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन भी बना देता है कि कौन सी घाटी के अंदर है। यह है आपके सतलज घाटी में। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या सबसे ज्यादा है? तो एससी की पॉपुलेशन यहां पर पूछी गई है 2011 के अनुसार। ये एक ही पेपर के क्वेश्चन है, 2019 में ये पेपर हुआ था, और उसमें आप देखिए जनसंख्या के कितने ज्यादा क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। कल भी जो हमने क्वेश्चन देखे थे जिसमें आपके वर्ल्ड हिस्ट्री के ज्यादा क्वेश्चन थे, वो भी इसी पेपर में आपसे सारे के सारे पूछे गए थे। ठीक है, तो 2011 के अनुसार सबसे ज्यादा एससी जनजाति आपके उत्तर प्रदेश में निवास करती है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। इसे आपने याद करना है। अगर हम सबसे ज्यादा एसटी जनजाति की बात करते हैं, तो सबसे ज्यादा एसटी जनजाति आपके मध्य प्रदेश में निवास करती है। एससी पूछेगा तो यूपी, एसटी पूछेगा तो एमपी। इसे आपने याद करना है। ठीक है, अगर यहां पर पूछा होता प्रतिशत के आधार पे सबसे ज्यादा एससी जनजाति कहां है, अगर परसेंटेज में पूछा होता तब आंसर हो जाता पंजाब। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रथम विधि आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो देखिए, जो पहला विधि आयोग बनाया गया था भारत में, वो बना था 1833 के एक्ट के माध्यम से। क्वेश्चन बनता है, ठीक है, किस एक्ट के माध्यम से भारत में पहले विधि आयोग का गठन किया गया? 1833 का एक्ट। इस एक्ट के माध्यम से 1834 में विधि आयोग बनाया जाता है, जिसका अध्यक्ष कौन था? इसका अध्यक्ष था मैकाले। इसे आपने याद करना है। ठीक है, आजादी से पहले भारत में 4 विधि आयोग बनाए गए थे, जिसमें पहला 1834 में बना, जिसका अध्यक्ष मैकाले था। दूसरा विधि आयोग 1853 में बनाया गया। तीसरा विधि आयोग 1861 में बनाया गया, और चौथा विधि आयोग 1879 में बनाया गया। इसमें इन दोनों का जो अध्यक्ष था उसका नाम था जॉन रोमली। ठीक है, इन दोनों का अध्यक्ष कौन था? रोमली। और इस वाले का जो चौथा विधि आयोग था, इसका अध्यक्ष था स्टोक्स। ठीक है, इन नामों को भी याद करना है। हालांकि इनसे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं, लेकिन फिर भी आपको इनको याद करना है। तो पहला विधि आयोग हमने देखा मैकाले की अध्यक्षता में 1834। क्वेश्चन बनता है, स्वतंत्र भारत का जो पहला विधि आयोग था कब बना और उसका अध्यक्ष कौन था? ये तो आजादी के पहले की बात है। आजाद भारत का पहला विधि आयोग 1955 में बना। इस आयोग के जो अध्यक्ष थे उनका नाम था MC तलवाड़। ठीक है, तो इनका नाम आपने याद करना है। MC तलवाड़ काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं। भारत के पहले अटॉर्नी जनरल कौन थे? महान्यायवादी। जो भारत सरकार के प्रथम विधि अधिकारी होते हैं, तो वो थे MC तलवाड़। ये भारत के पहले अटॉर्नी जनरल भी थे, पहले विधि आयोग के अध्यक्ष भी थे। इसे आपने याद करना है। ठीक है, और अब तक जितने भी महान्यायवादी आए हैं, अटॉर्नी जनरल आए हैं, अभी वर्तमान में 16वें चल रहे हैं। वेंकट रमणी भारत के 16वें महान्यायवादी हैं। इन 16 महान्यायवादियों में सबसे लंबा कार्यकाल भी किसका था? MC तलवाड़ का। और यही पहले विधि आयोग के अध्यक्ष भी थे, जो आपका 1955 में बना। ठीक है, नेक्स्ट है, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? देखिए, क्रिप्स मिशन को लेकर के यहां पर आपसे क्वेश्चन बना था, और आप देख सकते हैं आयोग पहले से आपको इसी प्रकार क्लोज ऑप्शन यहां पे देता है।
हालांकि इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक थी जिसकी वजह से आयोग ने इस प्रश्न को बाद में डिलीट कर दिया था। लेकिन जो इसका प्रॉपर आंसर अगर यहां पर लिया जाए या जो माना जा सकता था वो है इसका आंसर 11 मार्च 1942। ठीक है, हालांकि शायद बाद में इसको आयोग ने डिलीट कर दिया था। क्रिप्स मिशन भारत आया 11 मार्च 1942, ये सही आंसर नहीं था पूरी तरीके से। कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं क्रिप्स मिशन को लेकर के, उनको याद कर लीजिए। देखिए, जब सेकंड विश्व युद्ध चल रहा था तो ब्रिटेन के ऊपर दबाव आ रहा था कि वो भारत को स्वतंत्र करे या भारत में जो राजनीतिक मुद्दा था उसको जल्दी से सुलझा ले, क्योंकि भारत में भी जो आंदोलन थे लगातार वो चल रहे थे। ठीक है, तो जो उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था विंस्टन चर्चिल, उसने एक घोषणा करी क्रिप्स मिशन की। तो 11 मार्च को जो होता है वो क्रिप्स मिशन की घोषणा करता है विंस्टन चर्चिल। क्रिप्स मिशन भारत आता है 23 मार्च को। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो 23 मार्च 1942 है जब यह भारत आता है। 11 मार्च को इसकी घोषणा होती है चर्चिल के द्वारा। उसके बाद आकर यह अपना प्रस्ताव रखता है कि विश्व युद्ध के बाद हम आपके यहां पर एक उत्तरदायी सरकार बना देंगे, हम इस तरीके से कर देंगे, जिसको कांग्रेस और मुस्लिम लीग मानने से मना कर देते हैं। और महात्मा गांधी कहते हैं कि आप एक ऐसे बैंक का चेक हैं जिसका बैंक बहुत जल्दी नष्ट होने वाला है। तो ये सारे घटनाक्रम इसके बाद हुआ। तो इसकी घोषणा होती है 11 मार्च 1942 को और क्रिप्स मिशन भारत आता है 23 मार्च 1942 को। ठीक है, 3 सदस्य इसमें शामिल थे। स्टेफर्ड क्रिप्स इसका अध्यक्ष था, पैट्रिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर इसमें शामिल थे। तो इनको आपने याद करने हैं। ठीक है, ये अपना प्रस्ताव देता है 30 मार्च को और 11 अप्रैल को ये इसका जब दोनों जो प्रस्ताव जो ये देता है अपने, मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों उसे अस्वीकार कर देते हैं। 11 अप्रैल को ये वापस उनको ले लेता है, वापस ये चला जाता है। ठीक है, तो इसे आपने याद करना है। नेक्स्ट है, किस वर्ष में मुगल बादशाह शाह आलम के द्वारा कंपनी को बंगाल की दीवानी प्रदान करी गई थी? बंगाल की दीवानी यानी कि जो राजस्व एकत्रित करने का अधिकार था अब कंपनी को दे दिया। और ये किस के तहत दिया गया? ये थी आपकी इलाहाबाद की संधि। ठीक है, क्वेश्चन बनता है इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? ये होती है 1765 में और इसी संधि के तहत बंगाल में राजस्व एकत्रित करने का जो अधिकार था, जिसे हम कहते हैं दीवानी अधिकार, ये किसको मिल गया था? कंपनी को मिल गया था। ठीक है, जो इलाहाबाद की संधि होती है रॉबर्ट क्लाइव और जो उस समय मुगल सम्राट था शाह आलम द्वितीय, इनके बीच में होती है। ठीक है, निम्नलिखित में से कहां रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा सुप्रीम कोर्ट सृजित की गई थी? तो ये सिंपल क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार पेपरों में आता है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, इसके माध्यम से एक सुप्रीम कोर्ट बनता है 1774 में। एक्ट 73 का था, सुप्रीम कोर्ट 74 में बनता है और यह बनता है कलकत्ता में। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। इसके अंदर जो मुख्य न्यायाधीश थे, इसके चीफ जस्टिस कौन थे? इसके चीफ जस्टिस थे एलिजा इम्पे। इनका नाम आपने याद करना है, कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश। इनके अलावा 3 जजेस यहां पर और थे, जिसमें एक का नाम था चेम्बर्स, एक का नाम था लिमिंस्टर और एक का नाम था हाइट। इनको आपने याद करना है। तो मुख्य न्यायाधीश कौन था, कब बना, एक्ट कौन सा था, ये सारी बातें आपसे पूछी जाती हैं, लोकेशन भी आपसे पूछी जाती है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा जीके की सीरीज का आज हमने तीसरा पार्ट देखा, जिसमें हमने उन क्वेश्चनों को देखा जो आपसे उत्तराखंड की परीक्षाओं में पहले भी कई बार पूछे जा चुके हैं। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।